जब मैं ऑफिस से थक कर घर पहुंचा, उस समय मीरा को तैयार खड़ा देखा। उसने गुलाबी रंग का बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहना हुआ था। उसे देखते ही मेरी सारी थकान दूर हो गई। लेकिन जैसे ही उसने कहा कि मुझे अपने मायके जाना है और इसलिए वो तैयार हुई है, तो मेरा सारा मूड ऑफ हो गया। देखो मीरा, तुम कल चले जाना, आज मैं बहुत थक गया हूँ। मैंने उसे टालने की कोशिश की, पर वह अपने जिद पर अड़ी रही। नहीं दीपक, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। प्लीज़ आप मुझे छोड़कर आ जाए। उसकी बात सुनकर मैं हाँ कह दिया। हमारी शादी को अभी 1 हफ्ता ही हुआ था और वह लगभग हर हफ्ते ही अपने मायके जाया करती थी। फिर भी उसका दिल नहीं भरता था। लेकिन मैं क्या करता, मुझे मीरा से बेइंतहा मोहब्बत जो हो गई थी, इसलिए उसकी किसी बात को टालना मुश्किल हो जाता था। मजबूरन मैंने उसे थोड़ा इंतज़ार करने को कहा और फ्रेश होकर उसे मायका पहुंचा के आ गया। उसने कहा था कि रात को मैं उसे लेने आ जाऊं। मैं जल्दी से वापस लौटा क्योंकि मैं बहुत थक गया था और आज मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। लेकिन मैं मीरा को इस बारे में कह नहीं पाया। मैंने जैसे ही अपने गेट के सामने अपनी कार रोका तो अचानक मेरी नज़र मेरी पड़ोसी के घर के तरफ गई, तो मुझे आश्चर्य का बड़ा झटका लगा क्योंकि उनकी छत पर एक ड्रेस लटका हुआ था और हूबहू वैसी ड्रेस मैंने अभी अभी मीरा को पहने हुए देखा था। बिल्कुल वही रंग और वही प्रिंट। मैं काफ़ी देर तक उसे देखता रहा। कैसा अजीब इत्तेफाक है। मैंने मन ही मन में सोचा कि हो सकता है मीरा और भाभी ने एक साथ ही शॉपिंग की हो, इसलिए एक जैसा एक ड्रेस खरीदा हो। मैं इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था और जैसे ही चौकीदार ने गेट खोला, मैं कार अंदर ले गया। मैं नौकर को कहा कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, मैं थोड़ी देर आराम करने वाला हूँ। उस दिन मैंने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा क्योंकि ऐसे इत्तेफाक होते रहते हैं। मैं रात में मीरा को वापस लेकर आया था, लेकिन मैं उसे यह बात बताना भूल गया कि यही ड्रेस हमारे पड़ोस वाली भाभी के पास भी है। लेकिन 2 दिन बाद मेरे हैरानी की इंतहा ना रही जब मीरा ने मुझे बताया कि वो अपने मायके जाना चाहती है क्योंकि आंटी की तबीयत ठीक नहीं है इस वक्त और नीले रंग के बेहद ही खूबसूरत ड्रेस में थी। मैंने उसकी तरह प्यार भरी नज़रों से देखा। वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने उसको उसके मायके पहुंचाया, लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंचा तो दंग रह गया क्योंकि मेरे पड़ोसी के छत पर आज भी वही ड्रेस लटक रहा था। आज मीरा ने मायके जाते समय पहना हुआ था। ऐसा कैसे हो सकता था? मुझे बहुत अजीब सा लगा, लेकिन इस बार मैंने सिर्फ एक इत्तेफाक समझा और अपनी काम पर लग गया। लेकिन जब तीसरी बार ऐसा हुआ तो मेरी सोच शक में बदल गई। कहीं ऐसा तो नहीं मीरा मायके का बोलकर पड़ोसी के घर जाया करती हो? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं खुद उसे अभी अभी मायके छोड़कर आया था और उसका मायका काफ़ी दूर भी था। यह सब इतनी जल्दी कैसे हो सकता था? लेकिन उस दिन मुझसे रहा नहीं गया और जिज्ञासा के मारे मैंने अपनी कार ससुराल की तरफ दौड़ाई और मैं जैसे ही वहां पहुंचा तो देखा कि मेरा इस ड्रेस में थी और मुझे देखकर हैरान हो गई। दीपक, आप अभी तक गए नहीं? उसने हैरानी से पूछा। तो मैं शर्मा सा गया और मन ही मन में खुद को टोकने लगा। मैं कितनी बेवकूफ़ी भरी बातें सोच रहा था। मीरा के माँ बाप के घर तो हमारे घर से काफ़ी दूर था। भला वो कहाँ कैसे जा सकती थी वहाँ? मैंने मन ही मन में अपने आप को धिक्कारा और घर वापस आ गया और ध्यान से अपने पड़ोसी विकास के घर की तरफ देखा जहाँ वही ड्रेस अभी तक लटका हुआ था। मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं आ रहा था। इत्तेफाक 1 या 2 बार हो सकता है, बार बार नहीं। लेकिन मैं यह बात जुबान पर लाने से डरता था।
अभी मेरी शादी को दिन ही कितने हुए थे और मीरा को मेरी बात से कितनी तकलीफ़ हो सकती है, यह सोचकर मैं चुप हो गया। मुझे वह दिन याद आ रहा था जिस दिन मेरी शादी हुई थी और मैं मीरा को दुल्हन बनाकर घर ले आया था। उसी दिन मेरा पड़ोसी विकास मेरे घर बधाई देने आया था और उसने माफ़ी मांगी कि वह शादी में नहीं जा सका क्योंकि आज उसकी भी शादी थी। उसकी बात सुनकर मुझे सुखद आश्चर्य हुआ। सच में मैंने उसे गले से लगाकर मुस्कुराकर बधाई दी और उसने लाए हुए मिठाई के डिब्बे में से एक लड्डू निकालकर ज़बरदस्ती मुझे खिलाए। वह बहुत खुश लग रहा था अपनी शादी से। खैर खुश तो मैं भी बहुत था। मेरी मेरी भी लव कम अरेंज मैरिज था मीरा से। जब मैं पहली बार मीरा को देखा था उसी वक्त उसे दिल दे बैठा था। वो मेरे सेक्रेटरी से मिलने मेरे ऑफिस आई थी। वो मेरे सेक्रेटरी किरण की दोस्त थी और ये दोनों शॉपिंग के बाद लंच पर एक साथ जाना चाहते थे, जिसके लिए किरण ने मुझसे पहले ही छुट्टी ले ली थी। संजोग से मुझे उसी वक्त किसी काम से बाहर जाना था। जैसे ही मैं अपने केबिन से बाहर निकला तो सीधा मेरी नज़र मीरा पर पड़ी और फिर मैं उसे देखा तो देखता ही रह गया। वह इस तरह मुझे अपनी ओर देखता पाकर थोड़ी देर के लिए असहज महसूस करने लगी और मैं जल्दी से अपनी नज़रों का रुख मोड़ दिया क्योंकि मुझे भी उसी तरफ जाना है। मैंने झूठ बोला, लेकिन मुझे उस तरफ नहीं जाना था जिस तरफ उनका प्रोग्राम था, मगर दिल के हाथों मजबूर होकर मैंने उनसे कहा था। मेरी बात पर किरण बहुत खुश हुई और मीरा का हाथ पकड़कर कार में बैठ गई, लेकिन मीरा कुछ झिझकते हुए बैठी थी। मेरा दिल जैसे हवाओं में उड़ने लगा था। बैक व्यू मिरर से मैं उसे ही देखे जा रहा था और मैं उसी दिन फैसला कर चुका था कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ मीरा को ही अपना जीवन साथी बनाऊंगा। मैं उसके मोहब्बत में इस तरह कैद हो चुका था कि मुझे सब्र भी ना हो सका और 2 दिन बाद ही मैं किरण से सब कुछ कह दिया। वो मेरी बात सुनकर बहुत खुश हो गई और उसी ने बताया कि मीरा एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती है और जॉब करके अपने माँ बाप की और अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करती है। किरण, मुझे उसके बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं, बस मुझे वह पसंद है। आप मुझे बताएं कि मैं कब उसके घर जा सकता हूँ। मैंने पूछा तो उसने जल्दी ही बताने का वादा किया और इसी तरह कुछ दिनों के बाद मैं अपनी माँ को लेकर उसके घर चला गया, जहाँ हमारा बहुत अच्छे से स्वागत किया गया और पहली मुलाकात में ही रिश्ता मंजूर कर लिया गया। मेरा खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा था। माँ भी तैयारी में जुट गई थी क्योंकि वह मेरे साथ नहीं रहती थी। उनका अपने घर के सिवा कहीं दिल नहीं लगता था, जबकि मैं जॉब की वजह से बेंगलुरु में रहता था, जहाँ एक बहुत बड़ी कंपनी में मुझे एक बड़ी पोस्ट पर रखा गया था और एक बंगला, कार सब उन्हीं के तरफ से था। मुझे बहुत अच्छा पैकेज दिया जाता था और बोनस वगैरह भी मिलता था और अगर कभी देश से बाहर जाना रहता था तो कंपनी और ज़्यादा पैसा देती थी। मैं अपनी जॉब और लाइफ स्टाइल से बहुत संतुष्ट था और जब से मीरा मेरी लाइफ में आई थी तब से तो लगता था कि कोई कमी नहीं था ज़िंदगी में। मैं हर वक्त भगवान का शुक्रिया अदा करता था। मीरा भी मेरा बहुत ख्याल रखा करती थी और वह हर तरफ से एक बेहतरीन लाइफ पार्टनर साबित होती थी। लेकिन जब से यह ड्रेस वाला सिलसिला शुरू हो गया था, मेरी तो रातों की नींद हराम हो गई थी। अब तो मैं मीरा से बात भी नहीं कर पाता था, तो जब भी मायके जाने की बात कहती तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। एक दिन तो मैं चिल्ला उठा, सारा दिन अपने माँ के घर पर जाने का सोचती रहती हो, तुम एक बार भी नहीं सोचती कि मैं क्या चाहता हूँ। मेरी आवाज़ तेज़ हो गई थी, जिसे सुनकर वह डर गई। क्या हुआ दीपक, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? वह अचानक से रोने लगी
और उसके खूबसूरत चेहरे पर डर के निशान थे, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। मेरा दिल उसे इस तरह देखकर पिघल गया और मैंने अपने इस रवैया के लिए माफ़ी मांगी और कुछ ही देर बाद मैं उसे मायके छोड़ के आ गया। लेकिन लौटते समय वही ड्रेस विकास के घर पर लटकता हुआ दिखाई दिया। मुझे डर लगने लगा था। मैंने अपने कनपट्टियों को दबाना शुरू कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे सिर पर हथौड़े बरसा रहा हो। हर बार मैंने सच्चाई जानने के लिए वापस जाया करता और मीरा और उसके घर वाले मुझे अजीब नज़रों से देखा करते और मैं कोई ना कोई बहाना करके उल्टे पांव वहाँ से वापस आ जाता। क्या हो रहा था मेरे साथ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब तो मीरा भी मुझसे नाराज़ रहने लगी थी। मैं सारा दिन चिड़चिड़ा रहने लगा था। ऑफिस में भी लोग मेरा शिकायत करने लगे थे। आकर यह नौकरी चली जाती तो मैं कहीं का नहीं रहता, इसलिए मुझे अपने दिलो दिमाग को तरोताज़ा करना पड़ता। अगर जिनके दिलो दिमाग में इतना तूफान चलता हो, वो भला ठीक कैसे रह सकता था। मजबूरन मैंने बीमारी का बहाना करके 2 दिन का छुट्टी ले ली। उन्हीं दिनों में मैंने नोटिस किया कि मीरा कुछ परेशान और चिंतित लग रही थी। कभी कभी मुझे लगता था कि वह रात को कमरे से बाहर चली जाती थी और जब मैं उठकर पूरे घर में उसे ढूंढता तो कहीं ना मिलती। मजबूरन जैसे ही मैं कमरे में वापस आता तो वो बेड पर सो रही होती थी। एक रात मैंने उसे जगाया, मीरा तुम कहाँ चली गई थी? तब उसने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। दीपक, आपको दिखाई नहीं देता? मैं तो सो रही थी, बल्कि बाहर से तो आप आ रहे हैं। शायद वह उल्टा मुझे शक भरी नज़रों से देखने लगी थी। इस बात पर मैं चुप हो गया और कोई जवाब दिए बिना मैं अपने बेड पर लेट गया। हो सकता है मैंने कोई सपना देखा हो। उस दिन के बाद से मीरा उखड़ी उखड़ी सी रहने लगी थी। मैंने उससे पूछा कि क्या परेशानी है, तो वह अजीब नज़रों से मुझे देखती और कहती, क्या हुआ है आपको? दीपक, मुझे आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं लगती। उसके इस तरह देखने पर मैं अपना सिर पकड़ लेता। वो ठीक ही तो कह रही थी। मैं आजकल उल्टी सीधी बातें ही तो करता रहता हूँ, पर इस बार मैंने सोच लिया था कि इस रहस्य को तो सुलझाना ही पड़ेगा। और जैसे ही मैं मीरा को मायके छोड़कर वापस आया तो देखा कि रोज की तरह वही बैगनी जोड़ा विकास के घर पर लटका हुआ था। कुछ सोचकर मैं अंदर गया और सीढ़ियाँ चढ़कर सीधे छत पर आ गया। मेरी और विकास की छत बिल्कुल मिली हुई थी। मैंने चारों ओर देखने के बाद उसकी छत लांघी और तार पर टंगे कपड़े को हाथ लगाकर देखा। वह ताज़ा ताज़ा धुले हुए थे, उनमें से पानी टपक रहा था। मैंने कमीज वाले हिस्से को बीच में से फाड़ डाला और उन कपड़ों को नफरत से देखने लगा जिन्होंने मुझे बहुत तड़पाया था। मेरे पूरे शरीर में आग लगी हुई थी। मैं जैसे आया था वैसे ही वापस चला गया और फिर से अपने ससुराल की तरफ कार दौड़ाई। आज मुझे सच्चाई का पता लगाना था और आज दूध का दूध और पानी का पानी करना था। मैंने तेज़ रफ्तार से कार चलाई थी और जैसे ही मैंने मीरा के घर का दरवाज़ा खटखटाया तो मीरा ने ही दरवाज़ा खोला। वो मुझे देखकर हैरान नहीं हुई थी, क्योंकि मैं हमेशा ही वापस आ जाया करता था। लेकिन उसे देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी, क्योंकि उसकी कमीज का दामन बीच में से फटा हुआ था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने फाड़ा था। यह सब देखकर मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं अपना होशो हवास खो बैठा। बिना सोचे समझे मीरा के गाल पर थप्पड़ दे मारा। वो इस हमले के लिए तैयार ही नहीं थी और चकरा कर गिर पड़ी आवारा और जोर जोर से चिल्लाकर सबको बुलाने लगी। माँ, भाई, पिताजी। उसके इस तरह चिल्लाने पर सबके सब इकट्ठे हो गए थे और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। चलो मेरे साथ, मैं भी चिल्लाया। क्या हुआ बेटा? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं?
मेरे सास ससुर हैरान परेशान बीच में आ गए और पूछने लगे। मेरी सांस फूल रही थी। अब यह सब अपनी बेटी से क्यों नहीं पूछते? किसको बेवकूफ़ बना रही है ये? उसकी तरफ इशारा करके उनको बताने लगा। बेटा, इसने क्या किया है? मेरे ससुर ने मेरा हाथ पकड़कर नरमी से पूछा। अंकल, इससे पूछे कि इसकी कमीज कैसे फटी है। मैंने अपनी सांस को नियंत्रित करते हुए बड़ी मुश्किल से कहा। मेरी बातों से वह सब चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे। लेकिन इसकी कमीज तो अभी अभी गेट से अंदर आते हुए दरवाजे पर लगी हुई कील में फंसकर फटी है। बेटा, वह सब एक जवान होकर बताने लगे और मीरा अभी तक जमीन पर बैठी हुई आंसू बहाए जा रही थी। यह नहीं हो सकता, आप सब इसके साथ मिले हुए हैं, इसके झूठ में इसका साथ दे रहे हैं। मैं अब अपने दिमाग से बाहर हो चुका था और मीरा को ज़बरदस्ती घसीटता हुआ वहाँ से ले आया। उसके माता पिता गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मीरा पूरे रास्ते रोती रही, लेकिन मुझे अब उस पर जरा सा भी दया नहीं आ रही थी। घर पहुंचकर मैंने उसके बालों को पकड़ा और बोला, बताओ क्या चक्कर है तुम्हारा विकास के साथ? ये आप क्या कर रहे हैं दीपक? वो चिल्लाई, लेकिन मुझे उसकी कोई परवाह ना थी। मेरी बात सुनकर उसका चेहरे का रंग उड़ चुका था। ये क्या पागलपन है? आप इतना गलत कैसे सोच सकते हैं? वो चिल्लाई, लेकिन मुझे अब उसकी कोई परवाह नहीं थी। मैं कोई गिरा हुआ इंसान नहीं था जो आंखों देखी मक्खी निगल लेता, मगर वह लगातार इनकार करते जा रही थी। गुस्से से बुरा हाल था मेरा। मैंने उसे कहा, अगर वह सच बता देगी तो मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा, बस वो एक बार अपनी बात मान ले। मुझे लग रहा था कि मेरी दिमाग की नसें फट जाएगी और तभी अचानक मैंने देखा कि पुलिस वहां पहुंच गई थी। उनमें से एक महिला कांस्टेबल ने आते ही मीरा को मेरे हाथों से छुड़ाया और उसे सोफे पर बिठा दिया। उसका बयान लेने लगी, जबकि मुझे हथकड़ी पहना दी गई थी। यह सब क्या है? मैंने चिल्लाया। ये तो बेटा आपको थाने चलकर पता लग जाएगा। वो पुलिस इंस्पेक्टर हंसने लगा और मुझे घसीटता हुआ पुलिस की गाड़ी में डाला, जबकि जाते वक्त मेरे कानों में मीरा की आवाज़ लगातार गूंजती जा रही थी। ये मेरा पति पागल है, पहले दिन से ही इससे पागलपन के दौरे पड़ते आ रहे हैं। मीरा पुलिस को बताई जा रही थी और मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो जिसे मैंने दिलो जान से चाहा था, वो ये क्या कह रही थी? मेरे हवालात का आज दूसरा दिन था और मीरा ने मेरी खबर तक न ली थी और मुझे उस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था जो कुछ भी उसने पुलिस को बताया था। मैं एक दिमागी मरीज हूँ और मुझे पागलपन के दौरे पड़ते हैं, तब मैं उस पर जुल्म करता हूँ। इसका यह कहना था कि उसने यह बात अपने माता पिता को कभी नहीं बताई, लेकिन उस दिन उन्होंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस रात पुलिस को विकास ने कॉल किया था, जो मेरा पड़ोसी था और जिसकी वजह से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था। मुझ पर आश्चर्य के वार पे वार हो रहे थे। यह सब क्या था? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मीरा ने मेरे खिलाफ केस फाइल किया था और ना जाने क्या क्या आरोप लगाए थे मुझ पर। मेरे माता पिता बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरा जमानत नहीं हो पा रहा था। मामले के अनुसार मेरा मेडिकल चेकअप होना था और रिपोर्ट आने के बाद ही मेरी जमानत हो सकती थी। और 2 दिन बाद जब मनोचिकित्सक ने मुझसे सवाल पूछे तो मैंने उनको सारा किस्सा सुना दिया, जिससे सुनकर वह भी मुझे ऐसी नज़रों से देखने लगे जैसे मैं कोई पागल हूँ। और उनकी इस तरह देखने पर अचानक मुझे गुस्सा आ गया। आपको क्या लगता है मैं पागल हूँ? मैंने गुस्से में आकर पूछा तो वह मुझे समझाने लगे, देखिए मिस्टर दीपक, आप जो किस्सा बता रहे हैं वो नामुमकिन सी बात है। इत्तेफाक 1 या 2 बार हो सकता है, लेकिन बार बार नहीं। वह आराम से कह रहा था, बल्कि मेरी सांस बढ़ने लगी थी। डॉक्टर साहब, यही तो मैं समझा रहा हूँ
कि वो इत्तेफाक नहीं था। मैं अब अपने आप पर काबू नहीं रख पा रहा था। डॉक्टर ने मेरी हाँ में हाँ मिलाकर मुझे खामोश कर दिया था, जबकि अपनी रिपोर्ट में उन्होंने मुझे एक मानसिक रोगी ही लिख दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप जज ने मुझे 2 महीना के लिए मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया। मैं चीखता चिल्लाता रहा कि मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन वहाँ किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सब लोग मुझे तरस भरी निगाहें से मुझे देखे जा रहे थे। मुझे अस्पताल में हर जगह यही सुनने को मिला, बेचारा कितना सुंदर नौजवान है, देखो ना जाने क्या सदमा लगा है कि अपना होश खो बैठा है। एक नर्स ने मुझे देखकर दूसरे से कहा, जबकि मैं सचमुच पागलों की तरह बुद्धू बना बैठा था। इन 2 महीनों में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था वह मेरी समझ से परे था। शायद मैं सचमुच पागल हो गया था। मुझे पागल खाने में 1 हफ्ता हो चुका था। जब कोई मुझसे मिलने आया, मैं मुलाकात वाली जगह पर पहुंचा तो वहां विकास और मीरा को देखकर मुझे जोर का झटका लगा। तुम दोनों एक साथ? मैं बस इतना ही कह सका था। हाँ दीपक, हम दोनों साथ में आए हैं ताकि तुम्हें तुम्हारी गलती बता सके। वो मुस्कुराया। तुम्हें मधु याद है? अचानक उसने पूछा। कौन मधु? मैं आश्चर्य से कहा। हाँ, तुम्हें कैसे याद होगी भला, क्योंकि तुमने कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी तक ना जाने कितनी लड़कियों को इश्क के जाल में फंसाया होगा, जिनमें एक लड़की मधु भी थी, जो कि मेरी छोटी बहन थी, और वह दूसरी लड़कियों से बहुत अलग थी, बहुत नरम दिल थी। वह तुम्हारे टाइम पास को सच्ची मोहब्बत समझ बैठी थी। अगर तुमने उससे शादी करने से इनकार कर दिया कि तुम अपना उसे सिर्फ दोस्त समझते थे और कुछ नहीं, तब उस मासूम लड़की ने छत से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की थी, जिसमें वह बच तो गई लेकिन हमेशा हमेशा के लिए अपाहिज हो गई, और अब तक वह सिर्फ दवाइयों के सहारे जिंदा है। मैं जब भी अपनी बहन को इस हालत में देखता था, तब मुझे उस आदमी से सख्त नफरत महसूस होती थी। फिर एक दिन मुझे मधु की डायरी मिल गई, जिसमें उसने तुम्हारे बारे में सब कुछ लिखा था, और उसी दिन मैंने तुमसे बदला लेने का फैसला किया। मैं तुम्हें बर्बाद कर देना चाहता था। सबसे पहले तो मैंने तुम्हारे घर के बगल में घर खरीद लिया। मीरा, जो मेरे ही ऑफिस में काम किया करती थी, इसकी छोटी सी जॉब थी। बड़ी मुश्किल से इसके घर का खर्चा चलता था, लेकिन ये बहुत खूबसूरत थी, इसलिए मैंने मीरा को एक बड़ी रकम के बदले में यह सब नाटक करने को कहा था। और मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा था जब तुमने मीरा को पहले ही नज़र में पसंद कर लिया था। मुझे पता था कि तुम मीरा जैसे खूबसूरत लड़की को कभी इग्नोर नहीं कर सकते, और तुमने मीरा से शादी कर ली। फिर मैंने जो प्लान बनाया था उसको अंजाम देना शुरू कर दिया। पहले तो तुमने कई दिन तक मेरे घर की तरफ नहीं देखा, मगर एक दिन तुम्हारी भटकती हुई नज़र मेरी छत पर पड़ी गई, जो कि तुम्हारी बर्बादी का कारण बनी। और यही नहीं, मैं मीरा को कुछ ऐसी दवाइयाँ भी दी थी जिससे तुम अपना होश खो बैठो और तुम्हें गुस्सा आता रहे, ताकि हर कोई तुमको पागल समझे। यह सब बताते हुए वो बहुत खुश लग रहा था। उसके होठों पर उपहास भरी हंसी थी, जबकि मीरा खामोश खड़ी थी। मुझे धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा था। अब मुझे गुस्सा नहीं आया करता था, क्योंकि मैं एक नरम स्वभाव का बंदा था, और यह सब विकास की दी हुई दवाइयाँ का चमत्कार था, जबकि यहाँ मुझे शांत रहने की दवाइयाँ दी जाती थी। अब मुझे पागलपन के दौरे नहीं पड़ते थे, और आज भी मैं पूरी होशो हवास में था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपना मुंह खोला और बोला, मधु के साथ जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी। मधु और मैं क्लासमेट थे, लेकिन मधु जिस दीपक को चाहती थी वो हमसे सीनियर थी। मेरी तो मधु से कभी हाय हेलो भी नहीं हुई थी। वह हर वक्त फाइनल ईयर के दीपक के साथ दिखाई देती थी, जो एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद था और हर रोज़ एक नई लड़की को फंसाता था।
मुझे कुछ पता नहीं था कि मधु ने यूनिवर्सिटी आना क्यों बंद कर दिया था। मुझे बस अपनी पढ़ाई से मतलब था। और जब तुमने मधु की डायरी में दीपक नाम लिखा देखा, तब बदकिस्मती से उसके क्लास में जो दीपक था वह मैं था। तुमने बस उसके क्लास में देखकर मुझे समझ लिया कि मैं वो दीपक हूँ और आ गए मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने। कम से कम एक बार किसी से पूछ तो लेते मधु के साथ कौन होता था। सदमे और दर्द से मेरा बुरा हाल था। मुझे उस गुनाह की सज़ा मिली थी जो मैंने किया ही नहीं था। मेरी कहानी सुनकर विकास और मीरा सदमे में आ चुके थे। उन दोनों के चेहरे देखने लायक थे, जबकि मैं संतुष्ट था कि मैं कोई गुनाह नहीं किया था। उस दिन तो वो दोनों चले गए और 2 दिन बाद ही मुझे छोड़ा दिया गया। विकास और मीरा ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। जब मुझे पता चला तो मैं जल्दी से अपने वकील से बात की और उन दोनों को माफ़ कर दिया। मैं जानता था उन्होंने अपराध किया था, लेकिन मीरा ने गरीबी से तंग आकर ये ऑफ़र कबूल किया था। वो अपने बीमार पिता की दवाइयाँ और अपने घर की खर्चा पूरा नहीं कर पा रही थी और विकास ने बदले की आग में यह सब किया था। मैं अपने घर लौट चुका था, लेकिन मैं चौंक गया जब वहाँ मैंने मीरा को मेरा इंतज़ार करते पाया। मीरा, तुम यहाँ? हाँ दीपक, मैं आपकी गुनहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दो। और अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह है तो मुझे अपने जीवन से मत निकाल देना। मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है दीपक। आप जैसा इंसान मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मैं आपको बिल्कुल खोना नहीं चाहती। वो सर झुकाते हुए मेरे कदमों में गिर गई थी। उसका पूरा शरीर काँप रहा था। मैं उससे नफ़रत करने की लाख कोशिश करता, लेकिन ये दिल उसके एक आंसू से ही पिघल चुका था। वो अब भी मेरी महबूबा थी। मैंने उसके कंधों को पकड़कर उसे उठाया और उसके आंसू पोंछे। मीरा, अगर तुम वाकई अपने किए पर शर्मिंदा हो तो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, मगर यह याद रखना कि मैं भी एक इंसान हूँ। शायद बार बार माफ़ ना कर सकूँ। मेरी बातों पर वह फूट फूट कर रोने लगी और मैंने ये दिल में सोचा कि ये पछतावे की आंसू है का मतलब है कि मीरा को सच में मुझसे मोहब्बत हो गई थी। भगवान का शुक्रिया अदा किया। तुमने मुझे मेरा मान सम्मान वापस दिला दिया था, वरना एक गलतफहमी के आधार पर मेरी पूरी ज़िंदगी तबाह होने जा रही थी। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कोई भी कार्य सोच समझ कर लेने चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।